why are you criticized for it? देखिए हमारे इंडस्ट्री में जितने भी लेजेंडरी सिंगर्स हैं, So when did it change from romance to sex? The film industry has a certain social responsibility. yeah, But is that rare in Bollywood? very rare. Welcome to the Achievers, Kumar. Thanks. Now, Kumar, you have over 25 years' experience in the Bollywood music industry. Yeah. You are a legend. When did you first know that you love music? How old were you? ये स्टार्ट हुआ हमारे फैमिली में जो डैडी मामी भाई बहन सब दे आर इन म्यूज़िक. सारे हमारे वहाँ पे प्योर क्लासिकल म्यूज़िक का ट्रेनिंग चलता है. डैडी was a classical teacher, Yes. composer, and बड़े गुलाम अली खान साहब के घराना मेरा घर पे. अच्छा. तो बचपन से जो है टोटल माहौल जो था इट्स अ क्लासिकल माहौल था. एंड तो वो सुनते हुए बड़े हुए सबसे पहले. एंड आई स्टार्टेड तबला प्लेइंग 4 या 5 साल की उम्र था उस समय मेरा. तो मैं 8 साल की उम्र जब हुआ तब मैं बड़े बड़े लेजेंडरी सिंगर्स के साथ ऑन स्टेज मैं तबला प्ले करता था. तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं नईहाटी करके एक जगह है कलकत्ता में, तो वहाँ पे चला गया अपने दीदी बहन उन लोग के साथ स्टेज शो करने के लिए. आई वॉज अ प्लेयर. Okay. तो तुम्बा ढोलक एवरीथिंग. वहाँ पे एक स्टेज खाली जा रहा था, एक गैप चल रहा था. तो उसमें हमारे ही मतलब ग्रुप के किसी ने बता दिया कि ये अच्छा गाते हैं, एक बार इसको ट्राई करके देखो स्टेज पे. पर उम्र क्या थी आपकी तब? इट्स 1979. तो यानी तकरीबन उम्र बताना ज़रूरी है. चलिए हम वो पास कर 16-17 साल या 18 साल होगा. अच्छा. तो ऐसा कुछ उम्र में मेरे को वो लोगों ने स्टेज पे खड़ा कर दिया ज़बरदस्ती लेके और थ्रेटनिंग के साथ कि गाओ, फिल करोगे आप? हाँ ये गाओ, 1-2 गाना गाओ, हमारा आर्टिस्ट आने में देर लग रहा है ये हो. तो मैं तो एकदम इतना डरा हुआ था. एंड डर के मारे मैं स्टेज में जब प्रोग्राम शुरू किया स्टार्टेड सिंगिंग. एंड डर के मारे एक कोने से दूसरा कोना जा रहा हूँ, दूसरे कोने से एक. तो लोगों को बहुत अच्छा लगा. देखिए तो सबको घूम घूम के गा रहे हैं चारों ओर, डांस कर करके गा रहे हैं. अच्छा, थोड़ा डांस भी करते थे? हाँ थोड़ा बहुत. मतलब वो दैट इज वो नर्वसनेस को कटाने के लिए, नर्वसनेस को दूर भगाने के लिए हमने थोड़ा सा हाथ पैर हिला के थोड़ा सा. तो ये लोगों को बहुत पसंद आया. वंस मोर रिक्वेस्ट आया. एंड मैं दूसरा गाना गाया तो बहुत पब्लिक तालियां बजाए, बहुत ये किया. फिर मैं जब घर आया वापस, हम लोग शो वो करके जब घर आया तो मेरे को एहसास हुआ कि आई कैन सिंग यार, आई कैन गा सकता हूँ मैं. ऐसे तो गाता था घर पे, ऐसा गुनगुनाते थे, गाते थे, सब ठीक है. फिर डैडी को आके जब इन लोगों ने बताया कि सानू ने आज कमाल कर दिया, सानू भट्टाचार्य जी नाम मेरा. फ्रॉम दैट डे डैडी ने बोला कि तू आके बैठ हमारे साथ, बैठ, थोड़ा बहुत मैं दिखा देता हूँ, थोड़ा सिखाता हूँ, शुरू करता हूँ. तो मेरे को बहुत बोर लगता था. भागने का, नहीं सीखने का, बहाना बनाने का, ये सब चलता था. वो जवानी के दिन? हाँ. तो जब ऑर्केस्ट्रा ग्रुप में मेरे लिए प्रोग्राम आना शुरू हुआ, बुकिंग शुरू हुआ कि किशोर कुमार का गाना गाने के लिए, तब थोड़ा बहुत सीरियसनेस आया, थोड़ा बहुत. पर आपने कभी ये नहीं सोचा, क्योंकि यू नो योर पेरेंट्स फ्रॉम हम्बल बिगिनिंग्स, कि you know, to make it a star in the music industry is few and far between. It's not easy. So there's not a lot of money in the profession. Obviously, you didn't know you're going to be a big star, right? तो आपने ये नहीं सोचा कि नहीं, you know, इसमें पैसे कम हैं, let's try something else? मेन फैक्ट मैं बताना भूल गया. एक चीज़ बोलना बहुत ज़रूरी है इसमें कि we were poor that time. एक प्रॉपर स्कूल मास्टर, एक प्रॉपर क्लासिकल टीचर, एक प्रॉपर डांस टीचर, वो कभी अमीर नहीं होते. नहीं, क्योंकि उनका एक खुददारी होता है जी, एक सेल्फ रेस्पेक्ट जिसको बोलता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे. एंड उसके खुद का जो टैलेंट है उसके ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस होता है. तो आपने ये नहीं सोचा कि शायद इस प्रोफेशन में इतनी गुर्बत है, क्या मैंने इसी में लाइन में लगना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सोचा था. मैंने सोचा कि गाना गा रहा हूँ, बस थोड़ा बहुत पैसा आ रहा है, और 50-100 रुपया, तब तो बहुत बड़ी बात है. स्टार्ट हो गया था मेरा स्टेज शो करना. तब तबला प्लेइंग भूल गया, छोड़ दिया, और सिंगिंग में ज़्यादा.
पर आपके पेरेंट्स का जो रुझान था वो it was more towards classical and you loved Bollywood. हाँ, कॉमर्शियल। Yes. What about Bollywood did you love? जैसे हमारे वहाँ पे विविध भारती होता था, एक रेडियो स्टेशन, ऑल इंडिया रेडियो, तो उनमें हम गाना सुनते थे, हमेशा गाना सुनते थे। तो बड़ा क्यूरियोसिटी होता था कि लता जी का ये गाना चल रहा है, किशोर दा का गाना चल रहा है, मुकेश जी का, मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना चल रहा है, और डब्बे शब्बे बजा बजू के गाना गा लेते थे हम लोग 2-4 दोस्त मिलके। तो एक क्यूरियोसिटी, तो ये इसमें से क्यूरियोसिटी पैदा होता है ना कि वहाँ पे क्या हो रहा है, किस तरह से ये हो रहा है, इतना बड़ा चीज़। आप नाम सुनते ही रेडियो पे उस टाइम चौकन्ने होकर बैठ जाना कि अभी विविध भारती में ये पसंदीदा प्रोग्राम आएगा, इसमें ये सब गाने आएंगे नए नए। तो एक क्यूरियोसिटी तो था ही। तो क्यूरियोसिटी बोले तो उस समय हमें उतना बड़ा पैमाने पे कुछ डिमांड नहीं था या सपना नहीं था मेरा, लेकिन बाद में वो सपना बनता गया आहिस्ता आहिस्ता। जब थोड़ा बहुत सक्सेस मिला तो उससे ज़्यादा सक्सेस की सपना आया, सबसे ज़्यादा सक्सेस आया तो उससे बड़ा सपना की सपना आया। तो ये सोचते सोचते हमें शो करते करते हमारे मन में ये शुरू हुआ कि भाई अगर गाना गाना है तो बॉम्बे जाना है और फिल्म इंडस्ट्री में गाना है। ये बात जब, क्योंकि शो करता गया, सब लोग बोलता है कि कितना अच्छा वॉइस है तेरा, बहुत एकदम कान बंद करके सुनते हैं तो लगता है किशोर दा गा रहा है। That you sing too much like Kishore Kumar. Do you deliberately sing like Kishore Kumar, or do you No. think it's just a natural नो, way? नेचुरल। Then why are you criticized for it? देखिए हमारे इंडस्ट्री में जितने भी लेजेंडरी सिंगर्स हैं, दे ऑल फॉलोड समवन। ये किसी को ना किसी को इस इंडस्ट्री में फॉलो करके आए, फिर उनका जो अच्छाइयाँ हैं वो एडॉप्ट किया एंड अपने टैलेंट के साथ उसको मिक्स किया, तब जाके एक अलग पहचान बना, सेपरेट आइडेंटिटी। जैसे लता जी नूरजहां जी को फॉलो करती थी शुरू में। आपने शुरू का लता जी का गाना सुनेंगे तो आपको लगेगा, फ़र्क नहीं महसूस होगा कि नूरजहां जी गा रहे हैं, लता जी गा रहे हैं, क्योंकि लता जी भयंकर नूरजहां जी को फॉलो करती थी। आशा जी गीता दत्त जी को फॉलो करती थी, मोहम्मद रफ़ी साहब दुरानी साहब को फॉलो करते हर थे। किसी की इंस्पिरेशन होती है। यस, जैसे किशोर दा, मुकेश जी साइगल साहब को फॉलो करते थे, वैसा मैं किशोर दा को फॉलो किया। वो अपना टैलेंट को उसके साथ मिक्स किया करके अपना आइडेंटिटी को एस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने उसके ऊपर वर्कआउट किया, जो मैं किया। अगर मेरे में अटक के कोई रह जाए तो कभी आगे नहीं आ सकता। अगर मेरे से निकल के वो मेरा स्टाइल को एडाप्ट करके या मेरा अच्छा ही जो है उसको, जैसे स्कूल में होता है ना, एक स्कूल टीचर को हम फॉलो करते हैं, इसका ज़रूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट स्कूल मास्टर बन जाए। तो आपकी आवाज़ आपको लगता है किशोर कुमार जैसी है, या आपके गाने का अंदाज किशोर कुमार जैसा? अंदाज में सबका मिक्स है। अंदाज में मैं रफ़ी साहब से भी सीखा, मुकेश जी से भी सीखा, किशोर दा से भी सीखा, लता जी से, आशा जी से। सबके जो अच्छाइयाँ हैं ना, उनका जो अच्छाइयाँ हैं, मुकेश जी का सेंटिमेंट, किशोर दा का एक्टिंग, थ्रोइंग, मोहम्मद रफ़ी साहब का ठहराव, सुर का, ये सब चीज़ें जो है ना, दीज आर ऑल डिफरेंट थिंग्स। यू कैन लर्न दैट। आप उसको सीख सकते हो, लेकिन आपका वॉइस को इमिटेट करके उनके जैसा बनाने का कोशिश ना करें। Now you got your first break in Bollywood. First chance Yeah. in Bollywood by God bless Jagjit Singh. जगजीत सिंह। How did that come across? जिस दिन मैं बॉम्बे में कदम रखा तो उसके 6-7 डेज के अंदर मेरे को होटलों में नौकरी मिल गया। सब बार सिंगिंग। आई वॉज a bar singer first in बॉम्बे। Yes. तो बॉम्बे में मैं फर्स्ट टाइम जो बार में हम गाना शुरू किए, तो मेरा टारगेट तो वो था कि फिल्म इंडस्ट्री में गाना है, आई हैव टू डू दैट। तो कहीं ना कहीं तो शुरू करना था। नहीं, वो तो मेरे को करना ही था। वो तो सोच के ही गया था ना बॉम्बे। तो मैंने क्या किया, मैंने वो जो होटलों में से जो पैसा इनकम करते थे, उस पैसे में हम अपना किशोर दा का गाना कवर वर्जन वो रिकॉर्ड करके म्यूजिक डायरेक्टर के लिए मैं रिकॉर्ड करने गया था। सीडीज बनाते थे? सीरीज नहीं, उस समय कैसेट। ठीक है। कैसेट बनता था, TDK एंड सोनी एंड कैसेट बनता था। तो कैसेट बनाने के लिए मैं वेस्टर्न आउटडोर करके एक स्टूडियो है जहाँ पे जगजीत सिंह जी हमेशा, तो वहाँ हम रिकॉर्ड कर रहा था। किशोर दा का गाना गा रहा था, प्यार मंगा है तुम्ही से एंड नमक हलाल, ये वो। तो वहाँ पे जगजीत सिंह जी आ गए। ये बाई चांस हुआ ये सब चीज़ें, कैसा कोइंसिडेंस है कि जगजीत सिंह जी आ गए हैं, आके बोलता कि ये आवाज़ किसका है यार, कौन गा रहा है अंदर? तो सूद साहब थे। सूद साहब बोलते वो कलकत्ता से कोई एक लड़का आया है सानू करके, वो गा रहे। अरे यार उसको बुलाओ जरा मेरे सामने, बुलाओ। तो सूद जी मेरे को बोला, सानू जी आप अंदर आइए एक बार जरा, आपको मिलाते हैं एक हस्ती से, आइए। तो मैं तो अंदर गया,
अंदर जाके देखा जगजीत सिंह सामने खड़े हैं। हमला जिनका मैं होटलों में गाना गाता, होठों से छू लो तुम, ये सब कितने भी और कितने गाने हैं, जी जी, चुपके रात दिन, उनका भी था, गुलाम अली जी का भी। तो ये सब गाने हम होटलों में गाया करते थे। तो वो उस आदमी को सामने देख के मैं एकदम तो पैर छुआ। उन्होंने बोला कि तुम एक काम करो, कल दोपहर को मेरे घर आ जाओ। घर कहाँ है क्या है सब जानकारी लेके नेक्स्ट डे मैं चला गया। उन्होंने मेरे को एक कागज़ दिया, बोलते हिंदी आता है पढ़ना? मैंने हाँ थोड़ा बहुत पढ़ लेता हूँ। भाई 2 कागज़ दिया, गाना था एक, उसमें मैं तो करके सगाई करने गया था लड़ाई, जी भर के देखूंगा अपनी गोरी की अंगड़ाई। तो मैंने पढ़ा तो बोला गाना सीखो, मैं गाता हूँ, गाओ तो मेरे साथ। तो मेरा एक ऊपर वाले की देन है कि आई एम द फर्स्टेस्ट ग्रैबिंग पावर मेरा जो है वो, आई एम द फर्स्टेस्ट सिंगर इन आवर इंडस्ट्री। So your pick is very good. ग्रैबिंग पावर एंड पिकअप पावर जो है वो विद इन 10 मिनट्स उन्होंने मेरे को गाना सुनाया, मैंने गाना सीखा, 10-15 मिनट में उनको गा के सुना दिया। तो वो भी थोड़ा खुश हुए, बताया चलो तुम मेरे साथ चलो। तो उन्होंने मेरे को सीधे लेके उनके एक डुक्कर फिएट था, वो सामने दरवाज़ा खुलता था, पुराना फिएट, तो उसमें बिठाया उन्होंने और मेरे को ड्राइव करके तारदेव फेमस में मेरे को लेके गया, खुद ही लेके गया और बताया देखो ये देखो, देखा बड़ा बड़ा रफ़ी साहब का फ़ोटो, मुकेश जी का बड़ा बड़ा सा पोर्ट्रेट। तो ये सारे कैसे सपने जैसा लग रहा था कि कलकत्ता में एक गली में हम हाफ पैंट पहन के घूमते थे, दौड़ भाग करते थे, रफ़ी साहब का गाना सुनते थे, लता जी का गाना रेडियो में से, और उसको गाते थे। अभी वही मैं आके देख रहा हूँ कि जहाँ पे वो लोग रिकॉर्ड करते हैं उस दरवाजे से मैं एंटर कर रहा हूँ। तो आप सोच सकते हो कि मेरा हालत क्या था उस समय। उसके जो लोग आके माइक मेरे को पोजीशन वगैरह दिया, मेरे को बोला अच्छी तरह से गाओ ये गाना, म्यूजिक कान में आएगा, हेडफोन में आएगा, हेडफोन। आपकी उम्र क्या थी तब? मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप उम्र की पीछे क्यों पड़ गया? Just trying to figure out. अब उम्र पे मत जाइए, ठीक है। छोटा था बस, बच्चा था, नन्ना सा मुन्ना सा। क्या है कि अब उम्र पे मत जाइए, मैं उम्र किसी भी हालत पे नहीं बताने वाला हूँ। हाँ आप कोशिश करते रहिए, मैं बताऊंगा नहीं। तो मैं माइक पे खड़ा हुआ और गाना गाने लगे। तो जगजीत सिंह जी एकदम आके मेरे को बोला गाना हो गया कंप्लीट। तो उन्होंने आके मेरे को एकदम सीने से लगाया, तो बोलता कि बहुत अच्छा गाया तूने, बहुत अच्छा। और ये जेब में हाथ डाल के एक 1,500 रुपया निकल के मेरे हाथ में दिया उन्होंने, 1,500, जो उस जमाने में सुनने वाले आप जान लो 1.5 पाउंड, मतलब 1.5 पाउंड पेमेंट। तो पेमेंट ये मेरे को 1,500 रुपया पेमेंट किया था और पेमेंट करके बोला कि दिस इज योर फर्स्ट इनकम, फर्स्ट रिकॉर्डिंग पेमेंट। अच्छा, दैट वाज माय चांस। तो सुनने वालों ये आप जान लो कि 1,500 रुपया मतलब करीब 15 पाउंड, 15 पाउंड मेरे को पेमेंट मिला फर्स्ट, जो उस जमाने में काफी रकम थी। यू कैन से दैट। ओके। उस समय आप तो ऐसे जमाने आप जा रहे हैं, आप एज की तरफ नहीं जा रहे, एज की तरफ भी पड़े हुए हैं। आप जमाना जब बोला ना तो ये देखो अभी भी मैं यंग हूँ कि नहीं? जी भी बहुत यंग तो है। क्या है वो 15 पाउंड मेरा पहला। I like the Spider-Man jeans by the way. Very young. Yeah, go on. All young. हाँ, तो उसके बाद मैं पेमेंट लिया और उन्होंने मेरे को गाड़ी में फिर बिठा के उन्होंने मेरे को लेके गया कल्याण जी भाई आनंद जी भाई के रिहर्सल रूम में। तो विमला महल मुझे याद है, एंड उन्होंने लेके जाके कल्याण जी भाई के हमको बाहर बिठाया और कल्याण जी भाई को अंदर जाके बोला देखो एक लड़का गाना गाया कैसा मैं रिकॉर्ड किया, सुनो बहुत अच्छा आवाज़ है, ऐसा करके बोला। और कल्याण जी भाई ने सुन के मेरे को अंदर बुलाया। तो मैं बैलेंसिंग रूम के अंदर गया, तो अंदर जाके देखा कि विजू शाह वगैरह सब म्यूजिशियंस बैठे हुए थे। तो उन्होंने मेरे को बहुत तारीफ किया। मैंने बोला कि काम करते हैं हम लोग, लेट्स स्टार्ट विद द शो। आप ऐसा करो सन्मुखानंद हॉल में मेरा शो है, उस शो में आ जाओ, शो में से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दैट वाज माय बिगनिंग यू कैन से। एंड आफ्टर दैट यही कल्याण जी भाई आनंद जी भाई जब अमिताभ बच्चन के लिए मेरे को रिकॉर्ड किया जादूगर फिल्म के लिए, दैट वाज माय ब्रेक पॉइंट। बट आपकी जो सबसे बड़ी ब्रेक थी वो आशिकी नहीं थी? आशिकी इज लेटर ना, जादूगर के बहुत बाद आशिकी। जादूगर तो 80 But what was super hit? जादूगर और आशिकी? No, ये कोई भी सुपर हिट नहीं हुआ। But आशिकी was super hit. आशिकी इज द ब्रेक पॉइंट। Yes. He gave me the break, but गुलशन कुमार gave me the स्मैश हिट, इसको बोल सकते हैं। बट क्या है कि ये सब चीज़ें काउंट होता है कि
जादूगर फिल्म तो हिट नहीं हुआ, लेकिन अमिताभ बच्चन के लिए प्लेबैक कर रहा है एक नया सिंगर आया, हु इज दे, हु इज ही। तो ये एक इंक्वायरी जो है इंडस्ट्री में चारों ओर फैल गया था कि एक नया लड़का आया, वो अमिताभ बच्चन के लिए प्लेबैक किया, तो हमारे लिए बहुत फ़ायदा हुआ ना। पिक्चर तो डब्बे में चला गया, लेकिन हमारे लिए बहुत फ़ायदा हुआ। एंड उसके बाद आपकी आवाज़ एक स्टार के साथ एसोसिएटेड हुई। यस अमिताभ जी उस समय अमेरिका में शूटिंग कर रहे थे, तो इन्होंने गाना रिकॉर्ड करके संजय दत्त के हाथों वो कैसेट उन्होंने भेजा अमेरिका में। अच्छा, one thing I'd like to clarify. So, do the stars have a say in deciding who the playback singer is? Yes. Or it's not just the music director or the director and the producer of the movie? Sometime it is कि स्टार बोलते हैं, स्टार को पूछते हैं कि अमिताभ बच्चन इज द Was a huge figure, star, yeah. ह्यूज स्टार। तो ये लोग पूछते हैं कि जब किशोरदा नहीं है तो हम किससे गवाएंगे? Do they try to match the The singer's voice voice with to the star. Yeah, with the stars. Definitely. Okay. Definitely. तो वो लोगों ने पूछा, अमिताभ जी ने एकदम स्ट्रेट वे बोला कि सारे गाने इनसे गवाओ, ये मेरे आवाज़ से बहुत अच्छा मैचिंग हो रहा है, हेवी वॉइस है। तो उनके कहने से ये हुआ। इसके बाद मैंने बिफोर आशिकी, आपको मालूम होगा, जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई जी, मुश्किल पड़ जाए, जी। या तेरे हम ऐसा नम जो जीना तेरी गली में, एंड मेनी मोर सॉन्ग्स मैंने रिकॉर्ड कर लिया था, बट ये सब हिट नहीं हुआ था उस समय। तेरे हम थोड़ा सा हिट हुआ था बिकॉज ऑफ गुलशन कुमार, एंड दैट्स वाई गुलशन कुमार का तेरे हम ऐसा नाम जो हिट हुआ था, उसके वजह से उन्होंने आशिकी में मेरे को चांस दिया। और आशिकी वाज एन एल्बम, Yes, it was. नॉट एट ऑल ए फिल्म, वाज नॉट एट ऑल ए फिल्म। It was because the songs were a success, they decided to make it a film. नॉट सक्सेस, ये भी एक कहानी है। ये ऊपर ऊपर से आप जानते हो, लेकिन अंदर हम लोग ऑफिस में घुमा फिरा करते हैं ना, हम लोग जानते थे So कि tell me. हमारे साथ क्या हुआ। मुकेश भाट को बोलता है कि एक नया लड़का नादिम सरवन के साथ फर्स्ट ये मेरा एल्बम बनाया हमने, तो मुकेश जी बोलते सुनाओ। तो मुकेश जी को उन्होंने वो गाना सुनाया। मुकेश जी बोलते ये तो फिल्म के गाने हैं, ये क्या प्राइवेट एल्बम निकालेगा यार। तो मजाक में गुलशन जी बोलता क्या आप बनाओगे फिल्म? बोले सारे गाने मेरे को दे दो, मैं इसके ऊपर ही स्टोरी लिख देता हूँ। So by default, Ashiki बाय was डिफॉल्ट made into a movie. एंड सबसे कम खर्चे में सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल एक ऐसा प्रोडक्ट हुआ जिस प्रोडक्ट का आज भी उसके जो सेल है और जो उसका जो रिकॉर्ड्स है कोई नहीं तोड़ पाया। पर जब आप आशिक के गाने फिल्म कर रहे थे, जी did you have an idea that these are super hit songs? Could you get a feeling or not? देखिए नहीं होता है जब हम गाना गाते हैं ना, जैसा हाल ही में मैं कुछ बड़े फिल्मों में गाया, और मैं गाती ही रहता हूँ, उसमें से मुझे पता चल जाता है ये गाना हिट होने वाला है। तो ये जो आशिकी के गाने जब हम गाए थे ना, तो हमें 2-3 गाना ऐसा था जैसे कि नज़र के सामने हो, या तू मेरी ज़िंदगी है, एंड अब तेरे बिन जी लेंगे हम। तो मुझे ऐसा लगा था कि ये गाने डेफिनेटली ये कुछ ना कुछ तो करेगा, बहुत बात है गाने में, बहुत बात थी। तो मेरे को ऐसा लगा था कि गाना हिट होगा, बट बाद में ऐसा होगा मुझे इतना आइडिया तो नहीं था कि गुलशन जी इस तरह से पिक्चर बना देंगे और वो पिक्चर मतलब सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे, एंड 10 के 10 गाना हिट एक पिक्चर का, एक मूवी का। ऐसा इससे पहले भी कभी हुआ नहीं। Did you ever get to meet him? मैं एब्रॉड फर्स्ट शो अमिताभ बच्चन के साथ ही किया। इट वाज आई थिंक 1988। अमिताभ बच्चन के साथ पहला मैंने वेम्बली। But what was Amitabh like? Did he have a big ego or was he very friendly? आप अमिताभ के साथ जब तक नहीं मिलोगे ना तो आपको नहीं पता चलेगा। ही सो फ्रेंडली और इतना डाउन टू अर्थ। एक इंसान जब वो सामने खड़ा होता है तो लगता है कि उस पर्सनैलिटी से वो घमंडी होगा, ये वो खुद उठ के हमको बैठने के लिए कुर्सी दे देते हैं। आप सोचिए ना। अच्छा। वो आई एम, मैं उनसे मिलने गया, बंगाली में बात कर रहा है मेरे साथ,
थोड़ा बहुत टूटा फूटा बंगाली में बात करेंगे, उसकी बीवी जया भादुरी है, तो बोलता है कि आपके ससुराल के खानदान के लोग आ गए, तो ऐसा मजाक करते हैं। फिर उन्होंने खुद उठ के कुर्सी ला के मेरे को दे रहा है बैठने के लिए। इस तरह के इंसान हैं। But is that rare in Bollywood? Very rare in Bollywood. Because stars have tantrums. No, it's very rare in Bollywood. मैं बोलता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन ऐसे ही अमिताभ बच्चन नहीं हुआ। इनके कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो हमने भी फॉलो करते हैं। एक तो है उनका पंक्चुअलिटी, अबाउट टाइम। टाइम का इतना पाबंदी मैंने सीखा, मेरे को भी डरते हैं हमारे इंडस्ट्री में सारे, because of time. But we hear that stars come late to sets and all of that. None of that. No. अमिताभ बच्चन अगर 9 बजे टाइम दिया तो 9 बजने में 5 मिनट पहले वो उस सेट पे हाजिर रहेंगे। सारे परेशान हो जाते थे। और ठीक एग्जैक्टली मैंने उनको यही चीज़ फॉलो किया, मैंने ज़िंदगी में यही चीज़ फॉलो किया उनका, कि पंक्चुअलिटी। एंड मैं भी रिकॉर्डिंग करने जाता हूँ तो मेरे 5 मिनट पहले सारे आके सब रेडी बैठे रहते थे। उसको मालूम है कि मैं आके गाली गलौज करूँगा, चिल्लाम चिल्ली करूँगा। मेरे दूसरा रिकॉर्डिंग है, मेरे टाइमिंग में एकदम पाबंदी। तो वही चीज़ को मैं आज भी फॉलो करता हूँ। Now, Kumar, the audio of a film is always released before the film. Is there a lot of pressure on the singers who make the audio to make sure that it's a success? Because if the movie's songs are a success, then sometimes it helps for the movie to become a success. देखिए, ये पहले हुआ करता था। आप जो बताया बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। पहले जो मूवीज़ बनते थे ना, उसका एक 2-3 डिपार्टमेंट होता था। एक तो म्यूजिक सेक्शन होता था, एक डायरेक्शन सेक्शन, और एक बाकी फिल्म का स्टोरी एंड एवरीथिंग। तो पहले के जो मूवीज़ जितना सक्सेसफुल हुआ करता था, वो लोगों ने उनको फर्स्ट प्रेफरेंस जो देते थे दैट वाज म्यूज़िक। क्योंकि म्यूज़िक अगर हिट हो जाते थे तो पिक्चर को कोई नहीं रोक सकता, और पिक्चर फ्लॉप भी हो जाते थे क्योंकि म्यूज़िक कंपनी इतना पैसा दे देते थे प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, कि वो उससे दोबारा दूसरा फिल्म बना सकते थे। ये था म्यूजिक का एक औधा, आप जिसको कह सकते हैं कि उसका एक रिस्पेक्ट था। आज के ज़माने भी बन रहा है म्यूज़िक। आई एम नॉट सेइंग कि बैड म्यूजिक आर गोइंग ऑन, डेफिनेटली गुड म्यूजिक भी बन रहा है। लेकिन क्या है कि म्यूज़िक को सेकेंडरी कर दिया गया। म्यूज़िक जैसा फर्स्ट प्रेफरेंस हुआ करता था पहले, अभी म्यूज़िक सेकेंडरी। अभी इसलिए क्या है कि सिंगर के ऊपर कोई प्रेशर, क्योंकि एक सिंगर तो एक गाना रिकॉर्ड होता है आज, ये अब इंडस्ट्री का सच बता रहा हूँ आपको, एक गाना रिकॉर्ड होता है, उसको 8-8 सिंगर या 10-10 सिंगर से ट्राई किया जाता है एक गाने को। ऐसा क्यों है? नो कॉन्फिडेंस। Confidence in the singer? On the singer? Why hire a singer if you're not confident about him? यही तो बात है ना। हम अगर हमको अगर कोई चीज़ सोचते हैं कि भाई पता नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है कि ये ठीक गा पाएंगे या इससे बेटर कोई और गा देगा, उससे बेटर कोई और गा देगा। एक म्यूजिक डायरेक्टर का एक कॉन्फिडेंस हुआ करता था, जैसे हम लोगों ने काम किए कि कुमार सानू को ये गाना देंगे तो डेफिनेटली उड़ा के निकल जाएगा यार। गाना भी वैसा बनता था। अब क्या होता है कि एक गाने को 8-8 सिंगर से ट्राई किया जाता है, उसके बाद उसमें से एक चूज़ करके उसका गाना रखा जाता है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फर्स्ट तो, एंड दूसरी बात है, लेकिन एक गाने को जब 8 सिंगर से गाया जाता है तब मेरे को ऐसा लगता है कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फर्स्ट तो ये है। एक म्यूज़िक डायरेक्टर जब गाना बनाते हैं, हमारे जब गाना बनाते थे, जैसे पंचम दा गाना बनाते थे या नौशाद साहब या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, तो एक सिंगर को दिमाग में रख के वो गाना बनाते थे। तो उनको उस मेलोडी को उसके दिमाग में वो लाके वो गाना बनाते थे, जो आज भी हमारे दिल में बज रहा है। अभी एक म्यूज़िक डायरेक्टर के सामने उसका गोल नहीं है कि कौन सिंगर से हम गवाएंगे, पता नहीं है, प्रोड्यूसर किससे गवाएंगे, किससे क्या करेंगे, आई डोंट नो। तो गाना अपने आप ही सबसे बनाते हैं। उस समय पंचम दा बनाते थे किशोर दा के लिए, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल बनाते थे रफ़ी साहब के लिए। पंचम दा भी रफ़ी साहब को सोच के जब गाना बनाया तो सुपर डुपर हिट हुआ। तो उनका वॉइस को सोच के, उनका टेक्सचर, उनका वॉइस, उनका tonal quality. This is sometimes directors make movies thinking of a writer's writing a movie, they have a particular star in mind. कि this movie is being written for Amitabh or Shahrukh or whoever. हाँ, शाहरुख जी को लेंगे तो ये मूवी हमारा हिट होगा। हाँ. ये काम खाली शाहरुख जी कर सकते हैं, ये काम खाली नहीं अजय देवगन कर सकते हैं, ये तो अमिताभ बच्चन कर सकते हैं। तो ये उनका जैसा थिंकिंग होता है ना, म्यूजिक डायरेक्टर की भी सेम चीज़ सोच ही नहीं है। अभी म्यूजिक डायरेक्टर सोच रहा है कि पता नहीं कल को हमने गाना बनाया कुमार सानू जैसा, और कल को समझ लो ये गाने को कैलाश खेर आके गा दे,
सिंगर कैलाश खेर भी सुपर डुपर सिंगर है, बट गाना जब बनता है, जिसको सोच के वो गाना बनाते हैं, There's a thought process behind it. एग्जैक्टली तो वही चीज़ अभी नहीं हो रहा है। तो आज क्या है, गाना सेकेंडरी हो गया, गाने को वॉइस प्रेफरेंस कम हो गया और म्यूजिक प्रेफरेंस ज़्यादा हो गया। Coming back to this point, Yes. what do you think is the difference between the 90s music era and today? Because, I mean, I personally feel that music was more soulful earlier. Now you have a lot of things like item numbers, which make a movie. आपने आपका क्वेश्चन में ही जवाब दे दिया। Okay. आपने जो क्वेश्चन किया Sorry, उसके I अंदर ही took आप your जवाब- answer. नहीं वेरी गुड, Go आपने on. जवाब दे दिया, बहुत अच्छा किया। देखिए सोलफुल बात तो सही, आज भी गाना अच्छा बन रहा है, आज भी सिंगर अच्छा गा रहा है, बट वो इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा है जो इम्पैक्ट पहले था? वो इम्पैक्ट वो जो लोगों के दिल में रहने वाली बात थी, वो इम्पैक्ट क्यों नहीं हो रहा है? तो उसके डिस्कशन हम लोगों ने पहले ही किया कि म्यूजिक डायरेक्टर को कॉन्फिडेंस नहीं है कि सिंगर से गवाएंगे, सिंगर्स को एक हताशा है कि अब मैं गा दिया, पता नहीं कल कौन आके गा जाएगा। Who's playing the music director's role? इंटरफेरेंस From directors, producers? all sides, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरोज। इंटरफेरेंस एक ऐसा शब्द है जो आप जानते हो कि आपको क्या बताऊं, नहीं जरूर बताएं। नहीं आपको क्या बताऊं, इंटरफेरेंस होने से अच्छा नहीं होता है। अगर समझ लीजिए मैं जो काम करता हूं, मेरे काम में अगर कोई इंटरफेरेंस, अगर म्यूजिक डिपार्टमेंट के अलावा कोई आदमी आके जो जिसको जानकारी नहीं है, वो आके अगर समझ लो प्रोड्यूसर आके मेरे को बोले ये कुमार जी इस तरह से गाइए, और म्यूजिक डायरेक्टर बैठा हुआ है सामने, इट्स नॉट गुड। आज ऐसा हो रहा है जो पहले हुआ नहीं करता था। एक भरोसा था कि हम नादिम सबन को म्यूजिक दिया, नादिम सबन हमको 6 के 8 गाना जो देंगे उसमें से चार गाना तो सुपर डुपर हिट होगा, ये भरोसा। खाली आप ये चीज़ फील कर रहे हैं, आपकी तरह बाकी प्लेबैक सिंगर्स भी आपके ज़माने के यही फील कर रहे हैं? नहीं देखिए, मैं बाकी के बारे में नहीं बोल सकता हूँ, मैं अपने बारे में बोल सकता हूँ, क्योंकि बाकी लोग क्या सोचते हैं वो आप बहुत प्रैक्टिकल मेरे को पूछ रहे हैं और मैं बहुत प्रैक्टिकल जवाब दे रहा हूँ, इसलिए कि दैट इज़ माई फीलिंग्स, मेरा थॉट है और मैं समझता हूँ इस चीज़ को सुधारा जा सकते हैं। जैसे कि जिसका जो डिपार्टमेंट, जैसा डायरेक्टोरियल डिपार्टमेंट को डायरेक्टर का काम को आपको भरोसा करना पड़ेगा। एक ऐसा डायरेक्टर आप साइन कीजिए जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं कि भाई हमारी जो स्टोरी है इसको ये जस्टिफाई करेगा। So that he can make all the decisions of who's going to be hired for this particular track. Yes, this is the thing. So what is your opinion, Ji, on these, क्या कहते हैं, item numbers like शीला की जवानी and चमक छल्लो and The songs and देखिए गाने, म्यूजिक जो है खराब नहीं है, लिरिकली थोड़ा सा बैड है। लिरिकली तो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा इस चीज़ को कभी भी, क्योंकि लिरिक्स एक ऐसा चीज़ है, अगर कोई हीरो खराब लिरिक्स बता देना तो बच्चे लोगों के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट हो जाता है उसका सोसाइटी में। क्योंकि शाहरुख खान का फ़ैन है, सैफ अली खान का फ़ैन है, अक्षय कुमार का फ़ैन है, अमिताभ जी का फ़ैन है। अगर इन लोगों ने अगर कोई मुन्नी बदनाम या शीला जवान या और भी बहुत सारे अभी खराब आ रहे हैं, इस चीज़ को अगर ये लोगों ने गा दिया, हीरोइन गा दिया, टॉप का हीरोइन, तो वो बच्चों में ना बहुत इफेक्ट होता है। बड़े तो हम लोग समझ लिया। आप ये कह रहे हैं कि डू यू फील कि पहले ज़माने में इन मूवीज दे वर सेलिंग रोमांस, डू यू फील इन मूवीज नाउ दे आर सेलिंग सेक्स एंड वायलेंस? डू यू फील दैट स्टैंड्स करेक्टेड? आपने आंसर दे दिया, बहुत अच्छा। हमने कुछ नहीं बोला, आपने बोला। नहीं, पर आप बोले ना, मैं आपसे पूछ रही हूँ। बिल्कुल आपके साथ सहमत हूँ मैं कि वन ट्रैक माइंड सेट। So from when did it change in the industry? Because you've been around for quite some time. We're not going back on the age front. So when did it change from romance to sex? Last 10 years I think is too much of that, because it's a easiest way to earning money, and आप ऑडियंस को आप सोच नहीं रहे कि सोसाइटी में इसका क्या इफेक्ट होगा, यू आर नॉट थिंकिंग अबाउट दैट, बट एवरी मूवी शुड बी अ मैसेज। एक मैसेज हम हमेशा, हमारे जो पुराने मूवीज़ होते थे, जितने भी मूवीज़ 90s में बना, मैं उसके बारे में बोल सकता हूँ, उस हर मूवी में एक मैसेज जाता था पब्लिकली कि ये बैड है, ये गुड है, आप इस गुड को अपनाओ, बैड को छोड़ो। अभी का मूवी में कोई मैसेज नहीं है, एंड ये इसलिए हो रहा है कि आपको एक रास्ता मिल गया कि आप अगर लोगों को नचा दो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा नचा दो, थोड़ा सा ऐसा
वर्ड बोलो जो वर्ड छुप के बोला जाता है, उसको आप ओपन कर दो, तो क्या है, पब्लिक बोलेगा अरे कोई मिस्ट्री नहीं रही। ना। आपको लग रहा है कि नाउ इन द फिल्म इंडस्ट्री दे आर ऑब्जेक्टिफाइंग वुमेन मोर? You are correct about that. Abhi recently Amir Khan spoke against it, Yes, didn't he? yes. And he said, what are you women doing? You know? देखिए अभी ये तो इतना विचार तो मैं आपको डिटेल्स में मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि वी आर द सिंगर्स। Yeah. एक्टर कैन आपके एक लाखों करोड़ों फॉलोअर है, वो फॉलोअर आप कैसे जुल्फी रख रहे हैं उसका फॉलो कर रहा है, आप कैसा टी शर्ट पहन रहे हैं उसका फॉलो कर रहा है, आप कैसे बाल का स्टाइल कर रहा है उसको फॉलो कर रहा है। यहाँ पे आता है वुमेन्स की कि जितना आप वल्गर अपने आप को दिखाते हो वो इफेक्ट होता है सोसाइटी में। सोसाइटी की जो लड़कियां हैं, बच्चे, उनको लगता है कि मैं भी ऐसा पहन के क्यों नहीं बाहर जाऊं, ये इफेक्ट होता है, तो दैट इज डेफिनेटली बैड। So the film industry has a certain social responsibility. या हीरोज के इर्द गिर्द, हीरोइंस के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। हमारे सोसाइटी में जो होता है, माँ बाप के साथ बच्चे कैसे बिहेव किया जाता है, या हस्बैंड वाइफ में कैसे रिलेशन होता है, या ये सब डिपेंड्स ऑन फिल्म के ऊपर बहुत बड़ा एक पोर्शन डिपेंड करता है फिल्म के ऊपर, सोसाइटी का। But आपके ख्याल से now that Amir Khan is speaking about it, other people will speak about it? Do you think there will be a change? ये आना चाहिए। Because Amir Khan is a big star. We all are waiting for that. I think आज जो ये शो देख रहा है, ये the parents are waiting for that कि भाई इस तरह के कोई रिवोल्यूशन लेके आए जो हमारे इस इंडस्ट्री में वल्गर चीज़ को कम से कम कितना मिनिमाइज किया जाए, एंड जितना मिनिमाइज होगा उतना हमारे सोसाइटी के लिए बेटर है। ये पेरेंट्स तो सोच रहे हैं जो आज इंटरव्यू देख रहा है, डेफिनेटली। क्योंकि मैं इंटरव्यू में जब बैठता हूँ तो मेरे को जो टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है तो टेलीफोन में मेरे को सवाल किया जाता है, लड़कियाँ, औरतें, फीमेल्स, वो मेरे को फ़ोन करके पूछता है कब ये बंद होगा, सानू जी आप कुछ नहीं क्यों करते। हम बोलते देखो ये हमारे हाथ में नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन यू पीपल, द क्राउड।